लास्ट टाइम देखो अपन ने कल क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो एक्सपेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं एक्सपेंस? जब हम बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर बेसिस पर या रूटीन बेसिस पर कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हर महीने किराया चुकाते हैं, हर महीने बिजली का बिल चुकाते हैं, हर महीने इंटरेस्ट चुकाते हैं, वो तो होता है एक्सपेंस। और एसेट्स में क्या था, जब अपन कुछ पेमेंट देते हैं और कोई दूसरी चीज हमारे पास आती है जिसकी हेल्प से अपन अपने बिजनेस को कैरी करते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीनें खरीदी, है ना, इसकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, मान ली एसेट्स। अब अपन देख रहे हैं एक पॉइंट आता है, मान लिए इनकम। इनकम क्या होता है? एक्सपेंस में तो हम पेमेंट कर रहे थे, किस लिए पेमेंट कर रहे थे? क्योंकि हमें कोई सर्विस मिल रही थी, ठीक है। जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो 1 महीने तक अपने को सर्विस देगा, इसके बदले में हम उसको क्या देंगे हर महीने? सैलरी। तो मैं जो पेमेंट दे रहा हूं उसको, उसके बदले में उसने मुझे सर्विस दी। इस बार अपने को क्या हुआ, पैसा मिलेगा, इनकम में पैसा आएगा, ठीक है। इनकम कहूं या आय कहूं, इसमें हमारे पास पैसा आता है, यानी रिसिप्ट होती है। क्या होती है? रिसिप्ट। और रिसिप्ट क्यों होती है? क्योंकि इस बार हमने किसी को सर्विस दी। सपोज करो मैं किसी बिजनेस में काम कर रहा हूं, मैंने वहां 1 महीने काम किया और मैं वहां से क्या लूंगा, अब सैलरी लूंगा। तो ये सैलरी मेनली क्या बन जाएगी, इनकम। क्यों? क्योंकि मुझे मिल रही है, रिसिप्ट हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि इस बार मैंने किसी को सर्विस दी। समझ गए? मैंने किसी लिए कमीशन के बेस पे काम किया, मुझे कमीशन देगा, कमीशन मेरे लिए क्या हो गई, इनकम, ठीक है। यानी एक्सपेंस में हम पे करते हैं और इनकम में अपने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें, हिंदी में इसको कहूं तो क्या कह सकता हूं, सेवा के बदले प्राप्तियां जो होती है वो मान ली क्या बन जाती है, रिसिप्ट, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो रेंट रिसीव हो रहा है, अपन कल रेंट पे कर रहे थे, पे करेंगे तो क्या है, एक्सपेंस, और रिसीव होगा तो क्या है, इनकम। इंटरेस्ट मिला अपने को, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है। यहां किराया प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त, इनकम बन गया। यहां पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, क्या बन गया, इनकम बन गया। और बताओ क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इनकम के? सैलरी रिसीव हुई, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव हुआ, यानी ये सारी चीजें अपने को मिलेगी, है ना, मिलेगी तो इनकम है। और ये सारी चीजें अगर अपन पे करेंगे तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव, वेतन प्राप्त हुआ, यहां कमीशन प्राप्त हुआ, इट इज क्लियर। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, ठीक है, एक हमने इनकम पढ़ ली और एक हमने कैपिटल पढ़ी थी। अब आता हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या, लाइबिलिटी। इसको अच्छे से देखना, लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। अब देखो लाइबिलिटीज होती क्या है, लाइबिलिटी को अगर शॉर्ट में समझाऊं तो मैं कह सकता हूं हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी पड़ा है वो हमारी लाइबिलिटी है। यानी अगर बाहर के पर्सन हमसे पैसा मांगते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। जैसे मैंने बैंक से एक लोन लिया, अब इस लोन का रीपेमेंट करना बाकी पड़ा है, क्या बन गया, लाइबिलिटी। मैंने किसी से उधार में माल परचेज किया, उसको पेमेंट करना बाकी है, क्या बन गया, लाइबिलिटी। मैंने मेरे दोस्त से उधार लिए पैसे, मैंने कहा भाई 10 दिन के लिए पैसे उधार दे दे, दोस्त को पैसे चुकाने बाकी है, क्या बन गया, लाइबिलिटी। समझ गए? तो लाइबिलिटी का शॉर्ट में अगर अपन समझे तो कह सकते हैं विच इज ड्यू टू पे, विच इज ड्यू टू पे, जिसका भुगतान करना बाकी हो, जिसका भुगतान करना बाकी हो, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी, ठीक है। क्योंकि देखो अपन बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, कई अपन कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, कई अपन क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। मैंने कहा मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, मुझे मशीनें चाहिए उसके लिए, तो मशीनें क्या हो गई हमारे लिए, एसेट्स। लेकिन मैं राम के पास गया, मेरा कोई फ्रेंड था जिसके पास मशीनों की शॉप थी, ठीक है, बड़ी फैक्ट्री थी उसके पास। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख भाई 3 महीने के लिए उधार में दे दे तेरी मशीनें, 3 महीने बाद में क्या करूंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। तो मैंने उससे 10 लाख रुपए की उधार में मशीन ले ली। किससे ले ली, मेरे फ्रेंड से, जिसका नाम सपोज करो क्या था, राम। तो अब राम को क्या मुझे पैसे चुकाने, पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल चुकाने पड़ेंगे। यानी राम मुझसे पैसे मांगता है या नहीं मांगता है, मांगता है। तो अगर कोई कहे राम आपके लिए क्या है, तो हम क्या कहेंगे, वो मेरी लाइबिलिटी है। वो पूछेगा क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि मैं कहूंगा उसको पैसे देने बाकी पड़े।
तो हर आदमी, हर पर्सन या हर कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें वो आपसे पैसा मांगता है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया, चुकाना बाकी है, लायबिलिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो एक तो हो गया बैंक लोन, बैंक लोन। एक हो गए, हम पढ़ेंगे आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है पता? आउटस्टैंडिंग खर्चा जो हो गया लेकिन अभी तक हमने चुकाया नहीं। मैंने कहा जैसे बिजली का बिल आ गया, आ गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी तक मैंने बिजली का बिल चुकाया नहीं है, उसकी डेट निकल गई। जिस दिन उसकी डेट निकली तब तक, उस दिन तक वो मेरे लिए खर्चा था, लेकिन जैसे वो डेट निकलने के बाद में वो मेरे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी बन गया? क्योंकि चुकाना बाकी पड़ा है। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारे लिए क्या, लायबिलिटी। बैंक लोन को हिंदी में कहते हैं बैंक ऋण, बैंक ऋण। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय, अदत्त व्यय। और बताओ क्या हो सकते हैं लायबिलिटी? इंटरेस्ट पे पैसे देना, लेना, वो तो हो गया ना लोन। बैंक लोन बोल दो या खाली लोन बोल दो, ठीक है, या फ्रेंड्स लोन बोल दो, ठीक है। और बताओ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो पता क्या बन गए, क्रेडिटर्स। कौन होते हैं क्रेडिटर्स? समझाऊंगा अभी मैं आज आपको, ठीक है। लेनदार, ये होते हैं लेनदार। तो क्रेडिटर्स भी हमारे लायबिलिटीज का एक पार्ट है, ठीक है। इसको यहां तक एक बार नोट कर लो। अब जैसे ही कि अपन ने ये पढ़ा है कि क्रेडिटर्स ये क्या होते हैं, तो इसके बेस पे अपने दो टर्म्स और है, ठीक है। एक टर्म्स हमारे पास में आती है क्रेडिटर्स और एक हमारे पास में आती है डेटर्स। अब ये कौन होते हैं? हाँ, अपन बिजनेस के अंदर पता है किसके साथ लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन किससे करते हैं? कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनसे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे माल खरीदते हैं, जिनको माल बेचते हैं, कोई ना कोई लोग होते हैं। तो इन सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे पर्संस को हमारे अकाउंटेंसी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जिससे भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक पार्टी का नाम रखा जिसका नाम है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिसे अपन बोलते हैं लेनदार, ठीक है। लेनदार का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पढ़ा हमने, ये वो पर्संस होते हैं, ये वो पर्सन है जिनसे आप उधार में कोई ना कोई चीज परचेज करते हो। अब चाहे उधार में आप गुड्स परचेज करो, चाहे आप उधार के अंदर एसेट्स परचेज करो, ठीक है, वो सारे लोग आपके लिए क्या मान लिए जाएंगे, क्रेडिटर, जिससे हमने खरीदा। अब जैसे मैंने राम से उधार में मशीन ली, राम मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर्स। मैंने श्याम से उधार में कोई गुड्स परचेज किया, श्याम मेरे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर्स। अरे समझ में? यानी वो लोग जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट यानी उधार में, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अरे बंद कर लो भाई इसको। दीज आर द पार्टीज, these are the parties from whom business purchase the goods or things। गुड्स कह सकता हूं या थिंग्स कह सकता हूं या और क्या नाम लिख सकता हूं, एसेट, ठीक है। अब गुड्स क्या होता है उसको भी अभी अपन समझेंगे, ठीक है। थिंग्स क्या होती है, कोई ना कोई वस्तु, मैंने फर्नीचर किसी से उधार में ले लिया। एसेट्स क्या होती है, जिसका यूज लेके अपन हमारे बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। हिंदी में कहें अगर तो व्यवसाय द्वारा माल कोमा वस्तु या संपत्ति उधार क्रय करने पर, उधार क्रय, व्यवसाय द्वारा उधार क्रय किया जाए तो वह पक्षकार जिससे क्रय किया लेनदार माना जाएगा, ठीक है भाई। तो क्रेडिटर्स कौन होंगे, जिससे अपन परचेज करेंगे उधार में कोई भी चीज, ध्यान रखना कैश में नहीं होनी चाहिए। अब राम के पास में गया, मैंने राम को बोला भाई मशीन दे दे, और ये पकड़ तेरे 10,000 रुपए, मैंने हाथों हाथ उसको पैसे दिए, मशीन लेके आ गया, तो राम मेरे लिए क्या क्रेडिटर्स होगा? अब वो क्रेडिटर्स नहीं होगा, उधार में थोड़ी खरीदा है, कैश में खरीदा, तो इस केस में उस राम का नाम ही हमारी बुक्स में कहीं नहीं आता है,
क्योंकि नगद में लेन देन हो गया, उसके साथ में हमारा सेटलमेंट सारा वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में होगा तो नाम आएगा, कैश में होगा तो कुछ नहीं आएगा। उधार में ले ली, उधार एक तरीके से इंस्टॉलमेंट ही हो गया, पैसे चुकाने बाकी है, तो क्या बन गया वो आपके लिए क्रेडिटर्स। ठीक है, अब दूसरी पार्टी जस्ट इसका अपोजिट होती है, वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स देनदार। अब देखो इसको पढ़ते क्या, डेप्टर्स नहीं पढ़ते, इसको डेटर्स पढ़ते, बी साइलेंट होगा। ठीक है, डेटर्स ये कौन होते हैं? ये होते हैं द पार्टीज टू whom goods, थिंग्स और एसेट्स सोल्ड बाय बिजनेस। कल मैंने आपको बोला था, जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, तो आप अपने आप को क्या मानेंगे? बिजनेस। हम बिजनेस हैं, हम ओनर नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम बिजनेस है, और हमने क्या किया? इस बार सेल किया, बेचा है। क्या बेचा? गुड्स, थिंग्स या एसेट्स। किसको? जिन पार्टीज को, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? डेट। यानी डेटर्स वो पार्टीज होती है इस बार जिनको मैं सेल कर रहा हूं। पहले तो मैं चीज ले रहा था उनसे उधार में, इस बार मैं उधार में कोई चीज दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने अपना ये फैन किसी को बेच दिया उधार में, उसने बोला 2 महीने बाद पैसे दूंगा। ठीक है, मैंने फैन बेचा विवेक को, तो विवेक जो है वो मेरे लिए क्या बन गया? डेटर। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं? द पार्टीज वह पक्षकार जिन्हें व्यवसाय द्वारा माल उधार बेचा जाए। व्यवसाय द्वारा माल उधार बेचा जाए। अच्छा, माल के साथ साथ और क्या आ सकता है? माल आ सकता है, वस्तु आ सकती है, संपत्ति आ सकती है। ठीक है, संपत्ति उधार बेची जाए। क्लियर? तो 2 पार्टीज हो गई, क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्रेडिटर्स वो जिनसे हम उधार में खरीदते हैं, डेटर्स वो जिनको हम उधार में बेचते हैं। ड्यू का मतलब तो हो गया पे करना बाकी है, और ड्यू टू रिसिप्ट तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है, रिसीव होना बाकी, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर हमने किसी को लोन दिया तो वो डेटर्स बन गया, मान लिया। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब एक डेफिनेशन में अपने को देखना है, वर्ड आएगा गुड्स। अब गुड्स क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे माल। जिस चीज का आप व्यापार करते हो, व्यापार समझते हो? जैसे मेरी एक मार्बल की फैक्ट्री है, तो मैं मार्बल खरीदूंगा और मार्बल बेचूंगा, तो ये मार्बल जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स। यानी जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो चीज आप खरीदोगे और बेचोगे तो आपके लिए क्या बन जाएगी? गुड्स बन जाएगी। मैं कपड़े का व्यापारी हूं, मैंने कपड़ा खरीदा और कपड़ा बेचा, तो कपड़ा मेरे लिए क्या है? गुड्स, माल बन गया। ठीक है, मैंने कहा मैं एक फैंसी शॉप चला रहा हूं, वहां पर मैं फैंसी आइटम परचेज करूंगा, वो खरीदूंगा और वो बेचूंगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। समझ लो? जैसे अब छोटे से एक पॉइंट बोलता हूं, मैंने कहा सपोज कीजिए फर्नीचर पड़ा अपने पास जिस पे आप बैठे हो, ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है? एसेट्स। क्यों? क्योंकि मैं इसकी हेल्प से अपने बिजनेस को चला रहा हूं। हर वो चीज जिसकी हेल्प से आप बिजनेस चलाते हो वो आपके लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा मैं एक खाते का काम करता हूं, वहां पर मैं फर्नीचर खरीदता और बेचता हूं, तो यही फर्नीचर अब मेरे लिए क्या बन गया? गुड्स। यानी कोई चीज कब आपके लिए एसेट्स होगी और कब वो चीज आपके लिए गुड्स बन जाएगी, डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर पर। अगर आप उस चीज का व्यापार करते हो तो आपके लिए क्या बन गई? गुड्स। और अगर वो चीज आप बिजनेस में यूज लेते हो, जिसको वापस बेचने के लिए नहीं खरीदते, ठीक है, गुड्स में एक चीज और है, आप गुड्स क्यों परचेज करते हो? वापस बेचने के लिए। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपने वापस बेचने के लिए खरीदी, जिस चीज का आप नॉर्मली ट्रेड करते हो, वो आपके लिए गुड्स बन जाता है। अब बताओ, नॉर्मली अगर मैं आपको कहूं कि मैंने कहा भाई मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारे पास, ये बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? एसेट्स। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मैं एक बिल्डर का काम करता हूं, अब वही चीज मेरे लिए क्या बन गई? गुड्स। यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वास्तव में होनी क्या चाहिए? एसेट्स। लेकिन जिस चीज का अपन ट्रेड करना चालू कर देते तो अब मैं कहूंगा ये मेरा माल पड़ा, ले जा। अपन ये नहीं बोलेंगे अपन ये बिल्डिंग पड़ी है। आ रहा है समझ में? तो गुड्स का मतलब क्या हो गया? कह सकता हूं विच इज परचेज फॉर रीसेल। परचेज फॉर रीसेल,
मतलब क्या हुआ, जिसे मैं खरीदता क्यों, ताकि मैं उसे वापस बेच सकूं, यानी पुनः विक्रय के उद्देश्य से, पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तु क्या बन जाएगी हमारे लिए, गुड्स बन जाएगी। और दूसरी चीज कह सकता हूं, विच इज ट्रेड इन बिजनेस, विच इज ट्रेड इन बिजनेस। क्या मतलब होता है ट्रेड का, व्यापार करना। पता है ये जो छोटा सा वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परचेज एंड सेल, यानी मैं बिजनेस में उस चीज को खरीदता हूं और बेचता हूं, बस ये चलता रहता पूरे साल, तो वो चीज हमारे लिए क्या बन जाती है, गुड्स बन जाती है। ठीक है, जहां जहां व्यापार में, जिसे व्यापार में, जिसे व्यवसाय में, इसकी लैंग्वेज हिंदी में क्या बनेगी भाई, जिसका व्यवसाय में व्यापार किया जाए, बैठ रहे ना, जिसका व्यवसाय में व्यापार किया जाए। ठीक है, तो देखो अभी तक आप यही समझते थे व्यापार और व्यवसाय एक ही है, जबकि एक नहीं है। व्यवसाय मतलब होता बिजनेस, और व्यापार का मतलब होता खरीदना और बेचना। समझ गए, तो व्यापार मतलब आप ये पढ़ोगे बीएसटी के अंदर भी। बिजनेस क्या है, जिसे अपन चला रहे हो हमारा बिजनेस है, और उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, चीजें खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो इसका मतलब मैं व्यापार कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां तक अभी कोई दिक्कत है, क्रेडिटर्स डेटर्स और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार उतारो, फिर आगे एक दो वर्ड्स और है अभी। अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कि अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, पता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं। अब जनरल एंट्रीज करने के लिए हमें पता होना चाहिए, जो जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है कि कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है ना, और क्रेडिटर्स डेटर्स एसेट्स लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें अपने को पता होगी, तो अपन आराम से अब एंट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप जनरल एंट्रीज करते हो, मैं डायरेक्टली टॉपिक ले लेता हूं हमारा कौन सा, जनरल एंट्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई पहले। नहीं है पक्का, रेगुलर पढ़ते रहोगे तो डाउट नहीं आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो डाउट ही डाउट है, जिंदगी डाउट हो जाएगी। जनरल एंट्री, अब जनरल एंट्री करने से पहले अपन को एक चीज समझनी है। जनरल एंट्रीज में अपने को है ना ये देखना है कि जैसे अपन कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या भाभी जी क्या करते हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम दो चीजों को अफेक्ट करता है। कितनी चीजों को, दो चीजों को। ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, अपन कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंटिंग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है, चाहे किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन ले लो आप, उसमें कम से कम दो साइड तो अफेक्ट होगी ही होगी। कम से कम दो साइड, ज्यादा तो तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, बट कम से कम दो तो अफेक्ट होगी होगी। ठीक है, अब आपको इन्हीं दो चीजों का पता लगाना है। ठीक है, और अकाउंटिंग कहती है कि जैसे दो साइड अफेक्ट होती है, तो आपको एक साइड को नाम दे देना है क्या, डेबिट साइड। क्या नाम दे देना है, डेबिट साइड। और दूसरी जो साइड है उसको आपको नाम दे देना है क्रेडिट साइड। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि अपन अकाउंटेंसी में करते क्या, डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट क्रेडिट करेंगे। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन कम से कम दो साइड को अफेक्ट करेगा, इसलिए एक साइड को हमने नाम दे दिया डेबिट साइड, और दूसरी साइड को हमने नाम दे दिया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं अपन DR से, और क्रेडिट को CR से, और जब एंट्री करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2 से। किससे, 2 से। ठीक है, अब देखते हैं कि सर कैसे पता चलेगा दो साइड कौन कौन सी है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैंने कहा एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूं मैं बिजनेस का, आपने इस साल सैलरी पे करी, क्या पे करी, सैलरी। अब जब अपन सैलरी चुकाते हैं तो बताओ इसमें दो चीजें क्या क्या अफेक्ट होती है। एक तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, ट्रांजेक्शन में दिख जाएगा सैलरी। ठीक है, क्या अफेक्ट होगा, सैलरी। और दूसरा, जब अपन किसी को सैलरी चुकाएंगे तो पता मेरे यहां से कैश जाएगी, पैसा जाएगा, तो दूसरा साइड कौन सी अफेक्ट हो गई, कैश। सिंपल, तो पता लगाना बहुत इजी है। ठीक है, पहला तो आपको ट्रांजेक्शन में दिया होगा, और दूसरा आपको थोड़ा सा हल्का सा माइंड अप्लाई करना, 70% ट्रांजेक्शन में बिजनेस में कैश इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है, कैश। तो हमेशा पहले तो ये देख लेना कैश है या नहीं है। ठीक है,
अब जैसे मैंने कहा दूसरी साइड, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा हमने वेजेस पे करी। वेजेस समझते हो क्या होता है? मजदूरी चुकाई। सैलरी और मजदूरी में फर्क है। सैलरी किसको देते हैं? प्रोफेशनल वर्कर्स को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजर टाइप की जैसे ऑफिस में वर्क करते हैं उनको। और वेजेस किसको देते हैं? जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर कौन काम करते हैं? मजदूर। मैनेजर कभी फैक्ट्रियों में काम नहीं करता, वो ऑफिस में बैठता है। आ रहा है समझ में? तो ऑफिस के वर्कर्स को, प्रोफेशनल पर्सन को सैलरी दी जाती है, और फैक्ट्रीज के वर्कर्स को, जो दिहाड़ी आधार पर डेली बेसिस पर काम करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? वेजेस दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने वेजेस पे करी, तो बताओ इसमें दो साइड कौन कौन सी इफेक्ट होगी? एक तो वेजेस खुद ही हो जाएगी, और दूसरा कैश। आ रहा है समझ में? वेजेज और कैश। तो इस तरीके से आप बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे ना, उन सारे ट्रांजेक्शन में अपने को सबसे पहले तो यही चीज पता लगानी है कि इसमें दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब दो चीजें अफेक्ट हो गई, तो अब इनमें से एक चीज जो है वो लिखी जाएगी कहां? डेबिट में। और इन्हीं में से एक चीज जो है वो लिखी जाएगी कहां? क्रेडिट में। ये करना हो गया हमारी जनरल एंट्री। यानी जनरल एंट्रीज के लिए अपने को क्या करना है? पहले ये पता लगाना है कि ट्रांजेक्शन में मिनिमम दो साइड कौन सी इफेक्ट हुई, फिर एक को अपन डेबिट साइड में लिख देंगे और दूसरे को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब किसको डेबिट में लिखेंगे और किसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, वो अपन को बताएंगे कुछ रूल्स। क्या बताएंगे? रूल्स। और रूल्स को समझने से पहले अपन को समझने पड़ेंगे कि हमारे टोटल अकाउंटेंसी में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? अब जैसे पता, सैलरी का मैंने अकाउंट खोल दिया, यहां मैंने कहा दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हुई, एक तो सैलरी और एक कैश। तो इसी के नाम से अपन क्या करते हैं पता, अकाउंट खोल देते हैं, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। मैंने कहा वेजेस पे करी, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए? वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। यानी जो दो साइड अफेक्ट होती है ना, उसी के नाम से हम क्या कर देते हैं? अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे जो अकाउंट्स है ये कितने टाइप के होते हैं, तब जाके उसके रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपन को पता चल पाएगा कि डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। आया समझ में? चलो, तो अब हमारी मेन हेडिंग क्या होनी चाहिए? डेबिट जनरल एंट्रीज करने के लिए अपने को क्या पता लगाना है कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अपने हेडिंग डाल रहा हूं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। पूरी अकाउंटेंसी में सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके के ये अकाउंट होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ तीन तरीके के अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट होता है उसका नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नाम मात्र खाता। दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम कहते हैं वस्तुगत खाता, या वास्तविक भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, वस्तुगत या वास्तविक। और तीसरा जो हमारे पास अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? व्यक्तिगत खाता। समझ गए? टोटल कितने अकाउंट्स हो गए हमारे पास? तीन। अब हमें देखना है ये अकाउंट कौन से होते हैं सर, और ये अकाउंट का रिलेशन किससे होता है। हमने अभी अभी बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हमारे बिजनेस के वो अकाउंट होते हैं जिसका रिलेशन दो चीजों से होता है। सबसे फर्स्ट, बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस। यानी अगर जहां कहीं पर भी आप एक्सपेंस देख लो, अब हमें पता चल गया एक्सपेंस क्या होता है। जैसे मैंने कहा सैलरी पे करी, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। अब मैंने अगर पूछ लिया बताओ ये किस टाइप का अकाउंट है, तो आप कहोगे ये नॉमिनल अकाउंट है सर। मैंने कहा क्यों, तो आप कहोगे सर ये एक्सपेंस है। और एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। समझ गए? दूसरा, इनकम और प्रॉफिट, जिनका रिलेशन हमारे बिजनेस की इनकम और प्रॉफिट से भी होता है। यानी ये दो चीजों से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। जिनका रिलेशन बिजनेस के एक्सपेंस या लॉस से होगा। एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है? एक्सपेंस में पैसा जाता है, लॉस में सिर्फ नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। जैसे मैंने कहा मेरा माल चोरी हो गया, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। क्या पैसा गया? वो हो सकता है चोर पैसे भी लेके भाग गया हो, लेकिन नुकसान तो हुआ है ना। मैंने कहा गाड़ी चल रही थी, सडनली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सारा जो माल था नीचे गिर गया। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेंस है कि लॉस है? लॉस है। तो एक्सपेंस में आपके यहां से पैसा जाता है, आप कुछ पे करते हो, और लॉस में क्या होता है? सिर्फ नुकसान होता है। ठीक है, इनकम और प्रॉफिट को अभी आप सेम ट्रीट करना।
आगे जाके जब आप थोड़ा और अकाउंटिंग में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे। ठीक है, अब बताओ सैलरी पे करी एक्सपेंस है और सैलरी मिली तो इनकम। अगर मैं कहूं सैलरी पे करी कौन सा अकाउंट है, आप कहोगे सर नॉमिनल अकाउंट। क्यों बेटा? क्योंकि सर ये एक्सपेंस है। मैंने कहा कमीशन मिला, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्यों है? क्योंकि सर ये इनकम है। तो जहां कहीं इनकम और एक्सपेंस देखोगे वो सारे अकाउंट कौन से होंगे? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आया समझ में? फिर बात करें अगर रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ऐसे अकाउंट जिनका रिलेशनशिप दो चीजों से होगा, एक तो हमारे बिजनेस की एसेट्स से। क्या होती है एसेट्स? जिसकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं। जैसे मुझे अपना ये कोचिंग सेंटर चलाना, तो मुझे ये चेयर वगैरह बेंचेस वगैरह खरीदनी पड़ेगी, पंखा लगाना पड़ेगा, लाइट लगानी पड़ेगी, है ना? तो ये सब हमारे लिए क्या है? एसेट्स। यानी जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? बिजनेस को चलाते हैं, वो हमारे लिए क्या बन गया? एसेट्स। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताओ भैया फर्नीचर जो है ये हमारा किस टाइप का अकाउंट है? आप कहोगे रियल अकाउंट। मैं पूछूं क्यों? ये एसेट्स है। तो एसेट्स है तो रियल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा जो किसी थिंग से रिलेटेड, थिंग्स बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं इसको क्या? गुड्स। क्योंकि हर एक चीज हमारे लिए एसेट्स नहीं बनती, पता है? बहुत ही कम चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस में बड़ी भारी चीजें होती है उसको तो अपन एसेट्स नाम दे देते हैं। लेकिन बताओ 2-5 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, क्या सबको एसेट्स बनाते फिरेंगे? 2 रुपए का पेन लिया, टांग लिया, एसेट्स है, क्या एसेट्स मान लोगे? अब ये कोई ना कोई चीज है, थिंग्स हो गई। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो आप ये मान सकते हो, या जिस चीज का अपन ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो गुड्स भी हमारे लिए क्या बन गया? एसेट्स। ठीक है, तो हमारे बिजनेस की एसेट्स और थिंग्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे कौन से अकाउंट होंगे? रियल अकाउंट होंगे। ठीक है, अच्छा इनके एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो बताओ क्या क्या आएगा? सैलरी पे करी या रिसीव हुई। भाई पे करी तो खर्चा है और रिसीव हुई तो इनकम है। दोनों अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं, सॉरी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दूसरा मैंने कहा कमीशन पे किया, कमीशन पेड या रिसीव, पे किया या कमीशन मिला। ठीक है, और बताओ इंटरेस्ट पे किया या रिसीव हुआ, इंटरेस्ट पेड या रिसीव। और मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल नहीं सकता, ध्यान रखना, आप सरकार नहीं हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर सकते हैं, है ना? क्या है? एक्सपेंस है। रियल अकाउंट के एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा? एसेट्स के कोई भी 5 एग्जाम्पल। और मशीन, वाटर बिल, वो तो एक्सपेंस है। एसेट्स कैसे बना? एसेट्स क्या होते हैं? जिसको अपन बिजनेस में यूज ले रहे हैं। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है, प्लांट हमारे लिए एसेट्स है ना? तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो मशीन, बिजनेस के लिए लाइट नहीं बोल सकते, हाँ ट्यूबलाइट जरूर एसेट्स हो सकती है। हाँ देखो, 2 वर्ड आते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। आप पढ़ोगे आगे। फर्नीचर क्या होता है? मूवेबल चीज, उसको फर्नीचर बोलते हैं। ये फर्नीचर में उठा के कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ। और ऐसी चीजें जो फिक्स हो जाती है, ठीक है, जैसे स्विचेज एसेट्स है, ट्यूबलाइट एसेट्स है, पंखा भी एक तरीके से एसेट्स है ना? पंखा जिस डंडे पे चिपका वो भी क्या है? एसेट्स है। ये फिक्चर्स है, ठीक है, जो एकदम फिट होते हैं। फिटेड जो चीज होती है उसको अपन फिक्चर्स बोलते हैं। क्लियर? तो मशीन, हाँ एसेट्स है। मैं तो कह रहा हूं जो फिक्स है वो एसेट्स है। तो क्या बन गया? फर्नीचर एंड, फर्नीचर के साथ में लिख सकते हैं एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। और क्या हो गया? वो बिल्डिंग जिसमें हम अपना बिजनेस चला रहे हैं वो भी क्या है? एसेट्स है। तो अगर कोई बोल दे बताओ भाई बिल्डिंग किस टाइप का अकाउंट है, क्या कहोगे? रियल अकाउंट। क्यों है? क्योंकि सर बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स से रिलेटेड सारे अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट। ठीक है, एक मैंने अभी वर्ड लिखा गुड्स। क्या होता है गुड्स? समझा भी था, जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, जिसे हम खरीदते हैं ताकि वापस बेच सके, वो हमारे लिए गुड्स है। वो भी हमारे लिए क्या बना? एसेट्स। ठीक है, तीसरी चीज होती है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी 2 चीजें आपको देखनी है भाई। एक तो आपको देखना है एनी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम देख लो ना अगर आप, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि अपन बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं कौन से? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार के लेन देन। अब उधार के लेन देन करेंगे तो सामने वाली कोई ना कोई पार्टी होगी, उसके नाम से भी अपने को अकाउंट खोलना पड़ेगा। राम से माल खरीदा, राम को माल बेचा, श्याम से माल खरीदा, श्याम को माल बेचा, तो इनके नाम से अकाउंट खोल लें। अब अगर क्वेश्चन बोल दे बताओ राम किस टाइप का अकाउंट है, हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो एक पर्सन है।
किसी भी तरीके का पर्सन, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा आता है एक रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये भी आप थोड़ा सा बाद में समझ पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखें, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट। अब जैसे मैंने बोल दिया राम, राम से अकाउंट, राम का खाता खोलना पड़ेगा। श्याम से ट्रांजेक्शन किया, श्याम से अकाउंट, राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, घनश्याम से अकाउंट, घनश्याम से अकाउंट। और क्या हो सकता है, विवेक अकाउंट, मतलब किसी भी पर्सन का नाम अगर देख लोगे, हाँ, पवन अकाउंट, भावेश अकाउंट, सबके बाद। तो ये हो गए हमारे पास में अकाउंट्स, ठीक है। तो टोटली अकाउंट्स कितने टाइप के हो गए भाई, 3, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन बिजनेस के एक्सपेंस, लॉस, इनकम या प्रॉफिट से होता है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन बिजनेस के एसेट्स और थिंग्स से होता है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिनका रिलेशन एनी पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव से होता है, ठीक है। यहां तक फटाफट रिवाइज कर लो।